हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं कार्बन के बारे में बताऊंगा कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन आप देखेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए, कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन एक अधातु है, अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है तथा कार्बन अधिकतम या कार्बन की अधिकतम ससंयोजकता 4 होती है। देखिए, सबसे पहले कुछ कार्बन के बारे में जानकारी है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो नॉर्मल है, 9th में भी आपको पता था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, एटॉमिक वेट उसका 12 होता है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन इसका बेसिक जरूरी है। आपसे जो 10th में पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, ये आपको भूलना नहीं है। परीक्षा में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बन की सहसंयोजकता क्या है, मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है। यानी कि इस 4 का मतलब होता है कि कार्बन जो होता है कि अधिकतम 4 बांड बना सकता है 4 लोगों से। अलग अलग जो एटम होंगे या सेम कार्बन से, मतलब 4 से अधिक बांड नहीं बनाएगा। 1 बना सकता है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, लेकिन 5 नहीं बना सकता। अधिकतम 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कि अधिकतम सहसंयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, तब आपको 4 आंसर लगाना होगा। ये आपको भूलना नहीं है। बाकी कार्बन का परमाणु क्रमांक और भार जो लिखवाए हैं ये आपका बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पता ये नहीं पता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। पहले कार्बन का कुछ पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें क्या होता है। देखिए, कार्बन जो होता है अलग अलग रूपों में, किसी न किसी रूप में जमीन के अंदर या वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो लिख लीजिए। पहले आप लिखेंगे, भूपर्पटी में भूपर्पटी का मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है या जमीन के अंदर, भूपर्पटी में कार्बन 0.02% विभिन्न प्रकार के रूपों में भूपर्पटी में कार्बन 0.02% विभिन्न प्रकार के रूपों में, जैसे कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के रूप में पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो कार्बन होता है अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में, वो पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर कह सकते हैं, या भूपर्पटी जो भाषा होती है केमिस्ट्री की, वो लिखा जाता है भूपर्पटी। यानी कि जमीन का जो सरफेस है उसमें पाया जाता है लगभग 0.02, बहुत कम परसेंट है, लेकिन उसमें हो सकता है कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा हो। कोयला आप जानते हैं, 25 में कोयला होता है, कोयला भी क्या है, कार्बन ही होता है। डायमंड का नाम सुने हैं, ग्रेफाइट का नाम सुने, सब क्या है, ये कार्बन के ही एक कोई रूप होता है जिसके रूप में जमीन के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब कार्बन के ही फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, कार्बन वायुमंडल में
कार्बन वायुमंडल में 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट है। देखिए, जो CO2 होता है एक प्रदूषक होता है। CO2 जो गाड़ियों में जो धुआं होता है या लकड़ी जलाते हैं, ये सब CO2 के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कार्बन का रूप होता है। एक परसेंटेज आपको याद रखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी, तो 0.03%, जबकि अदर जो सब्सटेंसेज हैं, यानी ये जो कार्बन के अलग अलग रूप हैं, तो कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो 0.02% इसमें पृथ्वी के सतह में पाए जाते हैं। इसके बाद जो भी सजीव होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। जो भी सजीव है यानी जीवित चीजें हैं, उसमें भी कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। तो सारी चीजें केवल जानकारी के लिए होती है। जो मेन जानकारी है, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, वो चीज बताई जा रही है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वजह से मुझे जो साइंस में आपको 95+ का टारगेट होता है, उसको पूरा कराने के लिए मैं वो चीज बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिले। तो अब देखेंगे कि जो कार्बन होता है उसकी सहसंयोजकता 4 होती है। तो कार्बन एक अधातु है और यह कार्बन डायरेक्ट यानी कि बांड जो आयनिक बांड नहीं बनाता है, यह कैसा बांड बनाता है, सहसंयोजक बांड। इसका कारण क्या होता है, इसका भी अगर डिटेल हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कार्बन जो होता है इस पे 6 परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, इसका जिक्र हम करेंगे आगे चल करके, क्योंकि अगर कार्बन की जो वैलेंसी है मैक्सिमम 4 है संयोजकता, अगर उस या तो 4 किसी को देगा इलेक्ट्रॉन या तो 4 किसी से लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन दे करके या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वह उत्कृष्ट गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वो प्राप्त करना चाहेगा और अपने को स्टेबल करना चाहता है। लेकिन 4 दे देगा तो कार्बन पर जो चार्ज आएगा -4 का आएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर, लेकिन वीडियो इस वजह से हम सोच रहे हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाए। आप सीधा जो क्वेश्चन आता है उसको पहले देख लेते हैं, कार्बन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। आप देख लीजिए इसमें पहले अगला पॉइंट, कार्बन सहसंयोजक बंध के द्वारा दूसरे परमाणुओं से जुड़ता है, जिसे कार्बन सहसंयोजक बंध के द्वारा दूसरे परमाणुओं से जुड़ता है। यानी कि जो कार्बन होगा सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक, अब वो कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के साथ कार्बन बना सकता है या कार्बन के साथ दूसरा कोई एटम हो सकता है। यानी कि ये जो दूसरा परमाणु है वो सेम, यानी कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि सहसंयोजक बंध होते क्या। ठीक, ये बेसिक जानकारी थी जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि सहसंयोजक बंध, तो आप हेडिंग डालेंगे सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बांड। अब देखेंगे कोवैलेंट बांड है क्या, यानी 2 परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। और आयनिक बंध क्या होता है, जो तीसरे चैप्टर में आप पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, जबकि सहसंयोजक बंध क्या होता है, साझेदारी से बनता है। ये अंतर है मेन। आयनिक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से 2 परमाणुओं के बीच। अगर 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है तो आयनिक बंध होता है। और 2 परमाणुओं के बीच अगर बंध साझेदारी से बनता है और बराबर की साझेदारी हो, यानी कि 2 लोग हो, तो अगर कोई 10 रुपया खर्च कर रहा है तो दूसरा जो आदमी है वो भी 10 रुपया खर्च करेगा, यानी कि बराबर, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं सहसंयोजक। ठीक, तो आप देखें पहले इसका परिभाषा, 2 परमाणुओं के बीच परस्पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से
साझेदारी से बनने वाले रासायनिक बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी सहसंयोजक बंध होता क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब दो परमाणु होंगे, वो परमाणु सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उनके बीच अगर साझेदारी का इलेक्ट्रॉन से अगर बंध बनता है, यानी और लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर होने चाहिए, लेकिन अब बराबर नहीं भी लिखे हैं तो परिभाषा गलत नहीं मानी जाती है, लेकिन इक्वल शेयरिंग होती है। आप ये कह सकते कि दो परमाणुओं के बीच परस्पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी तो एकल सहसंयोजक बंध हो जाएगा, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी तो द्विसहसंयोजक बंध हो जाएगा, और तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो त्रिसहसंयोजक बंध हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर इन्हें तीन प्रकार से बांटा जाता है या तीन प्रकार के होते हैं। तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसमें कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर इन्हें तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या हुआ कि जब दो परमाणुओं के बीच परस्पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से रासायनिक बंध बनता है तो क्या कहलाता है, एकल सहसंयोजक बंध। यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर होती है दो लोगों के बीच तो क्या कहलाएगा, एकल। ये परिभाषा लिख लीजिए पहले। जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होगा तभी एक बंध बनता है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से रासायनिक बंध बनता है, बंध बनता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा और आपका क्लियर हो जाएगा। परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि एकल का मतलब होता है एक, सिंगल। जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी दो लोगों के बीच, दो परमाणुओं के बीच, केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोलेंगे दो परमाणु कह देंगे, तो वो क्या होगा, कौन सा बंध बनाएंगे, वो एकल सहसंयोजक। अगर दो जोड़ी हो जाएगा तो द्विसहसंयोजक, तीन जोड़ी हो जाएगा त्रिसहसंयोजक। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, जैसे हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो ऐसे बनता है एच सिंगल बॉन्ड एच, यानी देखिए ये एक बंध जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक और दो, ये दो इलेक्ट्रॉन का उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, अभी इसका एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि
इलेक्ट्रॉनों को डाटा स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करके बताइए, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। कम से कम 5-6 एग्जाम्पल होते हैं जो परीक्षा में उसी में से आता है, उसके लिए अलग, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, छोटी हो, और आपका जो है कि क्वेश्चन आसानी से कैसे आता है वो सॉल्व हो। एक ही जगह करने से वीडियो लंबी होगी और आपको भी हो सकता है कि पढ़ने और समझने में दिक्कत हो। ये हाइड्रोजन बंध, देखिए हाइड्रोजन बंध H2 था, तो उसमें क्या है, एक ही बॉन्ड है, ठीक। दूसरा लिख सकते हैं आप CH4। अब देखिए CH4 4 लोग जुड़े हैं, ये जुड़ते कैसे हैं आप देखेंगे, C है, एक H, एक H, एक H और एक E। तो जो CH4 है इसको जब ओपन करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। आप देखिए सिंगल बॉन्ड ए भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। आप कहीं से डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाले भी एग्जांपल आएंगे, लेकिन किस में आ जाएगा, द्विसहसंयोजक में आएगा। ये क्या है, एक है, इसलिए यहाँ पे केवल एक एक बॉन्ड वाले एग्जाम्पल है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NH3 जो आपके सिलेबस में है, NH3, एक N हो गया, ठीक, ये H हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया, NH3। ये सब सिंगल बॉन्ड है। देखिए, यानी कि देखिए बहुत से लोग पढ़ाते हैं 10th में, तो 11th का जो इसमें आता है 11th वाले क्लास में, उसके सारे एग्जाम्पल करा देते हैं। आपको टफ क्वेश्चन करने के लिए 10th में 10 एग्जाम्पल कराऊंगा CBSE सेकंड में, उसके अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। हमको यहाँ पे नहीं कि हम 50 एग्जाम्पल लिख सकते हैं सहसंयोजक के, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होती है। आपको एग्जाम्पल वही लेना है जो आपके सिलेबस में हो, ठीक। और भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं। वाटर, देखिए वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए O होता है, ये सिंगल बॉन्ड H और H। ये क्वेश्चन IIT JEE जैसे नीट जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वह कौन सा यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो वाटर को बहुत लोग समझते हैं कि डबल बॉन्ड होगा, लेकिन डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, 2 बॉन्ड लगातार। डबल बॉन्ड समझ रहे हैं कि एक दो गिन लेंगे, डबल बॉन्ड समझ होता है ये 2 एटम के बीच ऐसे होगा, वो डबल बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ तो इस हिसाब से देखें 4 बॉन्ड हो गया। अगर इसके मतलब एक ही एटम 2 बॉन्ड से जुड़ जाए तब वो काउंट होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। देख कुछ एग्जाम्पल आज जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करवाएंगे तब वहां पे इसको डिटेल और ओपन करके बताएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए कि सिंगल सहसंयोजक बंध का उदाहरण कौन सा है, कौन सा हो सकता है परीक्षा में यही दे दे कि इसमें कौन सा सिंगल सहसंयोजक बंध है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आता है कि इसमें बताइए कि सहसंयोजक बंधों की संख्या निकालने के लिए भी आता है, तो उसको लास्ट में जब क्लोज करेंगे टॉपिक तो वहां पे क्वेश्चन 2 कराएंगे। अगला हेडिंग डालिए आप यहाँ पे दूसरा, या इसको मिटा देते हैं, ऊपर से लिख देते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका मिटा रहे हैं, देख लीजिए। आपको CBS एकेडमी पर फालतू चीजें नहीं बताई जाए, क्योंकि अगर आपको 10 में सब केमिस्ट्री पढ़ा देंगे तो 11 में 12 में जो सिलेबस में दिया रहता है, बहुत से लोग हैं ये नहीं देखते हैं कि 10 में क्या बताना है, 11 में क्या बताना है, सब वो चीज आकर के लिखवा देते हैं और आपके समझ से बाहर हो जाता है। और अब जब आप सिस्टमेटिक और सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी जो 95, 98 जो साइंस में आते हैं 10th वाले बच्चों का, क्योंकि आपको केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, फिजिक्स भी है, बायो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अगर आप कला लिए तो कला भी है, ठीक है। तो फोकस जो बच्चों का था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, बायो पर आता है, तो आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी आप 95, 98 कर सकते हैं। तो CBSE एकेडमी पर आपको जरूर मिलेगा आपका टारगेट, आप देखेंगे। इसमें दूसरा हेडिंग है, एक पहला पढ़ चुके हैं और दूसरा है द्वि सहसंयोजक, संयोजक बंध, संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। अब देखेंगे कि द्वि का मतलब क्या है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अगर होती है 2 परमाणुओं के बीच तो क्या कहलाएगा, द्विसहसंयोजक। लिख सकते हैं आप, जब 2 परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच 2 जोड़ी परस्पर, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की जब
दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से रासायनिक बंध बनता है। रासायनिक बंध बनता है तो उसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे में आप जैसे एथिलीन एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी एल्कीन यानी अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे एथिलीन C2H4, इसका नाम होता है एथिलीन। इसको आप लिखेंगे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी दो कार्बन परमाणु की देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या हो गया, द्विसहसंयोजक बंध के एग्जाम्पल आ गया। इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो द्विसहसंयोजक में आएगा। तीसरा लिखिए त्रिसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध आप कह सकते हैं, सेम परिभाषा रहती है, बस दो जोड़ी की जगह तीन जोड़ी कर देना आपको। जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी से रासायनिक बंध बनता है तो उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे N2, जो N2 है इसके भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप लिख सकते हैं जैसे N ट्रिपल बॉन्ड। N2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर बांड के रूप में अगर रिपीट किया जाए तो क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि दो एटम में दो परमाणु हैं, तो जो तीन बंध बने हैं इनके बीच 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। एक बांड बनेगा, एक बंध बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कितने बंध है, 3 है, तो 3 दूना 6, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एसिटिलीन यानी C2H2, इसका नाम होता है एसिटिलीन। ये बनाता है बंध HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम एसिटिलीन होता है। अब क्या लिख सकते हैं, एसिटिलीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। और ये जो सहसंयोजक बंध जिन यौगिकों में पाया जाएगा उनको क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक। तो इनके गुण भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तो अभी जानकारी होगी, आपको एग्जाम्पल नहीं भी याद है कि किसमें कौन सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये बेसिक जानकारी हमारी कोशिश है कि आपका क्लियर हो जाए। वैसे एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाए कौन सा द्विसहसंयोजक का उदाहरण है, कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्ट्रक्चर आता, परिभाषा आपसे पूछता हो, ऐसे गुण पूछता है आपसे जरूर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में, यहाँ पे लिखिए कि जिन यौगिकों में या कार्बनिक यौगिकों में, या केवल यौगिक लिख सकते हैं, जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, उन्हें
ससंयोजक यौगिक कहते हैं, ससंयोजक यौगिक कहते हैं। यानी कि जिसमें बांड पाया जाएगा। तो ससंयोजक जितने एग्जाम्पल लिखे क्या है, सब जैसे एथिलीन क्या है, ससंयोजक यौगिक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब ससंयोजक यौगिक के उदाहरण। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ लेता है कि ससंयोजक यौगिक का गुण लिखिए या ससंयोजक बंध के गुण लिखिए। तो हेडिंग इसमें रहेगी अगले ससंयोजक यौगिक के गुण या ससंयोजक बंध के गुण। यानी अगर बंध के गुण है तो यौगिक में भी आएगा ससंयोजक बंध के गुण। अब जो क्वेश्चन भी आपसे पूछे, यौगिक पूछे तब भी यही उत्तर देना है, बंध का गुण पूछे चाहे यौगिक का गुण पूछे, जो पॉइंट इसमें लिखवाया जाएगा वो आपको लिखना है, ठीक। क्योंकि जो बंध का गुण होगा इसी के कारण वो परमाणु या जो एटम आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो इसका गुण होगा वही क्या होगा, यौगिक का गुण होगा। तो आप लिख सकते हैं पहला, इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है ससंयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक या यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल दुर्बल होता है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा लिख लीजिए आप। पहला तो होगा कि ससंयोजक यौगिक या ससंयोजक बंध में जो गलनांक होता है या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे मेल्ट होने का गुण होता है और बॉयल होने का, यानी बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते हैं, निम्न होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो बल लगता है यौगिकों के बीच क्या होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है या कम होता है। इस वजह से क्या होते हैं इनके गलनांक। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि सहसंयोजक यौगिकों के बताइए कि गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल क्या होता है, कम होता है या दुर्बल होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपसे वाइवा में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि यह जब गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं इनके बीच अंतरा आणविक बल दुर्बल होता है और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक भी लिख सकते हैं, कुचालक होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अच्छे सुचालक नहीं होते, यानी कि इनमें जो करंट होता है, धारा इसमें अच्छी तरीके से पास नहीं होती। विद्युत के कुचालक होते हैं या इनमें विद्युत का गुण, इनमें विद्युत का गुण या विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, सुचालक नहीं होते। ये हो गया एक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं एग्जाम्पल। अब जो क्वेश्चन मेन आता है, मतलब ये सब अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम्पल में आपसे ये सारे पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे करते हैं वो देख लीजिए। आप देख लीजिए पहले एक बार।
आपसे कहेगा कि कोई एक सहसंयोजक यौगिक दे देगा, उनमें सहसंयोजक बंधों की संख्या ज्ञात करना है, वो कैसे आप निकालेंगे? सहसंयोजक बंधों की गणना कीजिए। हाँ, आपसे कहेगा सहसंयोजक संयोजक बंधों की गणना यानी कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। इस टाइप के आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज दिया रहता है, और वो क्वेश्चन बहुत कम लोग कराते हैं, लेकिन टॉपिक चल रहा है तो उसी के साथ हम करा दें, ताकि कोई अगर आप वीडियो जब आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन एक जगह क्लियर हो जाए। आप देखेंगे जैसे जो आपके एग्जाम्पल दिया रहता है, मान लीजिए जो छोटा सा एग्जाम्पल है CH4, ठीक, तो CH4 का भी हम स्ट्रक्चर पीछे बनाया था कि C होता है, इसमें 4 जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ऐसे जोड़ देंगे, यानी 4 लोगों से जुड़ा है, कितने बांड हो गए इसमें, यानी कि सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी इसमें? 4, ठीक। उसी तरीके से, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, आपसे जो पूछा जाता है थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होगा। ये पहला हो गया, हमने मान लीजिए दूसरा, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज भी दिया है C2H6, ठीक, इसका नाम होता है इथेन या एथेन। तो बोर्ड में आपका नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, लेकिन अब तरीका बता दे रहे हैं, अगर नया भी आएगा तब कर लेंगे। C2 है तो पहले कार्बन को जोड़ेंगे आप, माने 2 कार्बन होते, एक C ऐसे लिख लीजिए, दूसरा C ऐसे, यानी कार्बन से हमने जोड़ दिया, ठीक। क्योंकि ये अभी देखेंगे जो चैप्टर वाइज में सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो कौन सा एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए एक बांड, अगर एथीन लिखता है तो डबल बांड कर देते, इथाइन लिखता है तो ट्रिपल बांड कर देते। जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। आप देख लीजिए, फिर करा C2H6, यानी कि 3 बांड इससे जुड़ जाएगा और 3 बांड इससे जुड़ जाएगा। ये होता है ओपन स्ट्रक्चर। आप देखेंगे यही चीज लिखा है ये भी, तो पहले तो आपको बनाने आना चाहिए कैसे बनेगा। तो C2 यानी कि जो 6 हाइड्रोजन होता है वो 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, आधा इसके साथ जुड़ेगा, आधा दूसरे वाले के साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी अब केमिस्ट्री, अब 10th बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है, तो आपको हो सकता है अभी दिक्कत हो 10th लेवल पे, लेकिन मेरे बताने के तरीके से आप देखेंगे जो 2 परमाणु है इन दोनों को आधा आधा बांट दीजिए उन पर, तो आसानी से आप चित्र में इसका मतलब जो स्केलेटन होता है वो बना सकते हैं। तो अब देखें, गिन लीजिए बांड, इसमें क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सहसंयोजक की संख्या कितनी हो गई? सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्ट बोर्ड में आएगा, ठीक। जैसे कोई एग्जांपल और हम करा देते हैं, जैसे C3H8, ठीक। अब आपको लग रहा है कि नहीं बना पाएंगे, तो जितना कार्बन उसको पहले इसी तरीके से लिख लीजिए, C और C, 3 कार्बन था, लिख लिया। अब इसमें 8 कार्बन है, तो जो किनारे पर होते हैं उनको जो चारों वैलेंसी जुड़े होते हैं, यानी कि 4 वैलेंसी उनकी पूरी होती है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए 4 लोगों से जुड़ा है, 1 2 3 4, ठीक। लास्ट वाले को भी जोड़ दीजिए आप, H और H, ये भी 4 जुड़ गया, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। पहले पॉइंट में लिखा है कार्बन मैक्सिमम 4 लोगों से जुड़ सकता है, 4 से ज्यादा से नहीं, 4 से कम से हो सकता है। तो ये 4 हो गया। आप देखिए 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 बच गए, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 8। बस क्या करिए, यहाँ पे 2 लोगों को बैठा दीजिए, आप चित्र सही हो गया, गलत भी नहीं होगा। आपको अभी 10th लेवल पर समस्या होती है, पढ़ाने के लिए पढ़ाकर लोग निकल जाते हैं, लेकिन आप बना नहीं पाते हैं, गिन नहीं पाते हैं। जब बना नहीं पाएंगे स्ट्रक्चर तो ये सवाल होना मुश्किल है, ठीक। अब गिन लीजिए यहाँ पे एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक कितना आ जाएगा इसमें? सहसंयोजक बंध 10 हो जाएंगे, 10 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। इधर आप देखेंगे एक तरीका और भी हम बता रहे हैं आपको। आप देखिए सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, और मेरे द्वारा जो भी बताया जाता है, हमने मान कर चलते हैं कि 10th लेवल पर हर जगह अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको कभी सहसंयोजक बंध गिनने के लिए आ जाए और आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं कमजोर छात्रों को भी लेकर चलता हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे छात्र हैं, वो मेहनत करके किताबों से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत चैनल है, कोचिंग करते हैं, स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कमजोर है, एक तो पढ़ते नहीं है, और
वहां पढ़ाया भी नहीं जाता उस हिसाब से। इसलिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ 7 बंद है तो ये सिस्टमेटिक किया गया। लेकिन अगर कोई एक कमजोर बच्चा वो कैसे करेगा, आप पूछ ले जाए, कुछ नहीं करना, उसको गिनती तो 10 तक आती होगी, 20 तक आती होगी। अब इसको एटम को जोड़ लीजिए, 6 2 8, हमेशा ये घटा दीजिए टोटल एटम में से, तो 6 2 8 में से एक जाए कितना आ जाएगा, 7, उत्तर आ जाएगा सहसंयोजक बंध का। 8 3 11, एक घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 10। तो सहसंयोजक बंध सीबीएसई सेकेंडरी पर इस तरीके का ट्रिक और टेक्निक IIT जेईई और नीट जैसे पेपरों के लिए भी मैं बताता हूं। आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे यहाँ CH4 यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, तो CH4 में देखिए आइटम कितने हो गए, 1 और 4 5 है, 1 माइनस करना है तो कितना होगा, यानी कि सहसंयोजक बंध की संख्या निकालना हो तो टोटल एटम की संख्या गिन लीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका वही सही हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन ये किसमें, एल्केन में लगता है, ठीक है, एल्केन में लागू होगा। तो ऐसे भी कर सकते, कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन का कोई भी उदाहरण हो, उसमें टोटल एटम गिन लीजिए और -1 कर दीजिए, तो आपका सहसंयोजक बंधों की संख्या भी निकल आएगी। यानी आप फार्मूला लिख सकते हैं, सहसंयोजक बंध, संयोजक बंधों की संख्या बराबर होता है n-1। n जहां है टोटल एटम, यानी कि जितना एटम दिया हो उसमें से -1 कर दीजिए। लेकिन ये किसके लिए लागू है, एल्केन के अगर उदाहरण है, खास तौर पे एल्केन, कोई भी एल्केन दिया हो, देखिए सब एल्केन है जिसके नाम में एन लगा हो लास्ट में, देखिए मेथेन, इसका नाम क्या होता है, मेथेन। तो जिसके नाम में लास्ट में एन आता है, देखिए यहाँ एन आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, एथेन, यानी कि क्या है, प्रोपेन, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन, लास्ट में एन आ रहा है, तो एन नाम में लगा तो तुरंत इतना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।